ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का सीटेट स्पेशल सीरीज, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान ही जो भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्लियर। यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित का उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना और बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मैच कराएं ताकि देखें कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँच पाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को गणित की पढ़ाई जो है उच्चतर पढ़ाई के साथ तैयार कराना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उनको प्राथमिक स्तर की तरह ही पढ़ाना होगा। बाकी तीन ऑप्शन इसके सही हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं से संबंध कर जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है क्या कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार या फिर हम लोग जो सीखने की विधि पढ़े हैं, आगमन निगमन विधि, उसके आधार पे हम लोग इसको कह सकते हैं सबसे सुटेबल आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि मूर्त से अमूर्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। इसी चार ऑप्शन को इधर उधर करके यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। आपको ये देखना है कि जब भी हम लोग ज्यामितीय समझ को विकसित करने का प्रयास करते हैं कक्षा में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन, इसको किस तरीके से अरेंज करना, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम लोगों को किसी भी ज्यामितीय आकृति का चित्र, मानसिक चित्र जो होता है वो बच्चों को समझाना चाहिए। उसके बाद इस चित्र का विश्लेषण करना चाहिए, ये चित्र क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना चाहिए। विश्लेषण के बाद इससे रिलेटेड अनौपचारिक जो भी निगमन है कि ये वर्ग है तो इसका क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो अनौपचारिक बातें उसको बताना। और उससे रिलेटेड फिर औपचारिक निगमन में इसको क्या करना कि बताना कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी वो वर्ग कहलाएगा, और इसका क्षेत्रफल, परिमाप, सारे चीज़ों के बारे में बताना, फिर वो औपचारिक निगमन में आता है। तो इसका पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। फटाफट इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय करना चाहिए। इस विधि से यानी स्थानीय मान के वक्त हम लोग जब बच्चे को शून्य का परिचय कराते हैं, जैसे 3 नंबर 0, 1 1 या 1 1 0, ये तीनों नंबर में 3 जगह पे 0 है, इसके अनुसार अगर हम बच्चों को स्थानीय मान के अकॉर्डिंग अगर 0 की वैल्यू के बारे में बताएंगे तो बच्चे की समझ अच्छी होगी 0 के प्रति। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 का स्थानीय मान लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन इस 3 जगह पे रखने के कारण अंतर क्या हो जा रहा है कि अगल बगल वाले जो नंबर है उसके स्थानीय मान पे ये असर डालता है। तो इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना यानी हाफ की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। क्या क्या क्रियाकलाप की योजना बना रहा है देखते हैं। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अब आपको इस चारों ऑप्शन को सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहला क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो अधिगम हो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। चलिए फटाफट इसको प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। इसमें सबसे पहले जो हम लोग बच्चों को आधा विभाजित करके दिखाएंगे मूर्त रूप से, जैसे एक चौक लेंगे उसको हम लोग जो है हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम मूर्त रूप से आधा करना सिखाएंगे, उसके बाद जो आधा आधा पार्ट बनेगा उसको हम लोग बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है, ये हम लोग दिखाएंगे कि इसको हाफ कहते हैं, इसको हाफ कहते हैं, ये 20 से बराबर तोड़ने के बाद, या फिर कॉपी का कोई एक पेज को हम लोग अगर इक्वल पार्ट में ऐसे
फाड़ करके दिखाएंगे कि इस तरह से मूर्त रूप से बच्चों को आधा करना सिखाएंगे। उसके बाद जो आधा टुकड़ा होगा उसको प्रदर्शित करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि ये चित्र के रूप में ये आधा हुआ, ये आधा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी विश्लेषण आधा के बारे में होगा शब्दों के रूप में या कहानी के रूप में, वो बच्चों को देंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आधा का सिंबल लिखना सिखाएंगे या फिर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे कि इसको आधा कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले सी फिर ए फिर डी फिर बी, ओके। चिन्ह लास्ट में सिखाएंगे और सबसे पहले उसको मूर्त रूप से आधा करना सिखाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों का कराना चाहिए। गणित का अन्य विषय जैसे भाषा, कला आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए, या फिर कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे गणित, भाषा के साथ गणित को कैसे हम लोग, कला के साथ कैसे हम लोग गणित को मर्ज कर सकते हैं। मौखिक रूप से पढ़ाने से सिर्फ बच्चे समझेंगे क्या। तो हम लोग को बच्चे को अभ्यास का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। जो अगर हम लोग जोड़ की संकल्पना पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड उसको बहुत सारे प्रश्नों पे अभ्यास करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के प्रश्न जो है सीटेट में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। सीटेट के पेपर 1 में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एक ही सेट में 3 या 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारा कुछ क्या है कि जोड़ घटाव गुना भाग का खेला है, ठीक है। इसी 4 संक्रिया का प्रयोग यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1001 इंटू 111 इज इक्वल टू 1,10,000 प्लस 11 इंटू डैश, यानी यहाँ पे डैश की जगह पे एक्स रख दीजिए। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहले इन दोनों को गुना करिए। इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1,11,111 आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर क्या कर देंगे हम लोग 1,10,000 प्लस 11x, ठीक है। ये हम लोग यहाँ कर दिए। अब यहाँ पे हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जो x वाला टर्म है इसको एक तरफ रहने देना है और बाकी टर्म को एक तरफ ला करके इसको हल्का करना है। मतलब ये जो हौच पौच है इसको संख्या को कम करना है। तो याद रखना है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, गुना है तो भाग और भाग है तो गुना। यानी यहाँ पे क्या होता है, प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, गुना का यहाँ आके भाग हो जाएगा और भाग का यहाँ आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब करने का प्रयास करेंगे। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 1111 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11x। फिर मैंने क्या कहा कि इधर जितने भी x को रहने देना है, बाकी जो टर्म है उसको हल्का करना है इधर से। तो यहाँ पे 11 इंटू एक्स है, तो ये इंटू है यहाँ पे, यहाँ प्लस था तो इधर आया तो माइनस हुआ, ये इंटू है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 वन जा 11 0 और 11 वन जा 11, यानी 101। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान दोनों को जोड़ना है और उसके बराबर 7x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खाली जगह भी रहने देते हैं, x भी कर लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्थानीय मान जानते हैं क्या होता है। 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और इधर हमारा स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का 600 हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ क्या करा है, जोड़ना है। तो हम जोड़ दिए, इसको आ गया क्या 5600। 5600 आने के बाद इसको क्या करना है, इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ देखिए 7 इंटू एक्स है, हमने क्या कहा x को रहने देना है, बाकी को हल्का करना है। ये इंटू है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 7 8 56, यानी 800 बार में ये पूरा का पूरा खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सारा क्वेश्चन जो अभी आ रहा है सारा उसी संक्रिया पे, जोड़ घटाव गुना भाग पे ही आधारित है। इसमें सिर्फ कुछ कुछ टर्म को यूज कर ले रहा है जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, स्थानीय मान, गुणनखंड, गुणज, इन सब तरह की चीज़ों को प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, जिससे कि आपका प्रश्न थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सार्वधनात्मक गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सार्वधनात्मक गुणनखंड होता क्या है, पहला चीज़ हम लोग को गुणनखंड जानना होगा। गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग सार्वधनात्मक गुणनखंड के बारे में जानेंगे। गुणनखंड क्या होता है किसी भी संख्या का, जैसे कि हम लोग अगर
4 संख्या लें, इसका अगर गुणनखंड हम लोग करें तो जिस जिस संख्या से 4 में पूर्णतः भाग लग जाए वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हुए। 5 का अगर हम लोग लेंगे तो 1 और 5 होगा, ठीक है। तो ये इसका ये गुणनखंड हुआ। उसके बाद फिर 2 नंबर का जब यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 36 का और 48 का। तो 36 का गुणनखंड निकालते हैं किस किस टेबल से इसमें भाग लगता है। तो 1 से लगेगा तो 36 से भी लगेगा, क्योंकि 36 एकम 36, तो 1 और 36 दोनों से लगेगा। ये ध्यान रखना है कि इस संख्या का 36 का सबसे छोटा गुणनखंड जो है वो 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा 36 होगा। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, स्मॉलेस्ट गुणनखंड क्या होगा, वो 1 होगा और सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, वो संख्या खुद होगा। इसी तरह 48 का भी हम लोग निकालेंगे, सबसे छोटा 1 आएगा और सबसे बड़ा जो है वो संख्या खुद आएगा, ठीक है। बाकी के बाद जो भी गुणनखंड होंगे इस दो संख्या के बीच में ही होंगे। इतना आइडिया लग गया। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो 2 बार हम लोग को चेक नहीं करना पड़ेगा। 3 से लगाएंगे तो 12 तिया 36, 4 से लगाएंगे तो 9 चौके 36, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। तो यानी इसके टोटल गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड आए, ठीक है। और 48 का निकालेंगे इसी तरह, 48 और 1 हो गया, 2 से लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 24, 3 से लगाएंगे तो 16, 4 से लगाएंगे तो 12, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 8 48, 7 से नहीं लगेगा, फिर 8 का हो ही गया चेक, फिर 12 से लगेगा, 16 से लगेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यही रखिएगा, टाइम कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग को इसमें से निकालना क्या है कि क्या इसका सार्व गुणनखंड कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, जो कॉमन है वो उसके सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आया कि धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक निगेटिव, तो यही जब -1 -2 -3 रखेंगे तो उससे भी इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन वो उसके ऋणात्मक गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे हमको धनात्मक का बोल रहा है तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया और 12 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, सार्व गुणनखंडों का गुणनफल, तो इन सबको इंटू कर देना है। इंटू कर देने के बाद हमारा टोटल आएगा इधर 1728। यहाँ पे क्या आया हमारा 1728। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा एक पार्ट इक्वल टू के इधर क्लियर हुआ। अब इसके बराबर में क्या कह रहा है, 999 प्लस 9x, ठीक है। अब बाकी वही क्रिया होगी, ये जोड़ है इधर आके घटा होगा, फिर घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा D 81। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 26,679 को 39 से भाग दिया जाए और 29,405 को 34 से भाग दिया जाए तो दोनों का शेषफल जो आएगा उसका जो अंतर होगा फिर उसको 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि दोनों संख्या को भाग दे करके अलग अलग देख लेना है। 2 6 6 7 9, इसको हम लोग को भाग दे देना है 39 से, और इधर हम लोग को 2 9 4 0 5, इसको भाग दे देना है 34 से। इस तरह भाग देने के बाद कुछ यहाँ भागफल आएंगे, कुछ शेष यहाँ नीचे शेष आएगा। तो हम लोग को भागफल को नहीं देखना है, नीचे जो यहाँ बचता है, जो पूरा पूरा भाग नहीं लगने के बाद जो संख्या बचता है उसको हम लोग शेष कहते हैं। इन दोनों का अंतर, तो यहाँ पे मैं चलिए आपको बता देता हूँ, इसका जो है 3 आएगा शेष और इसका जो है 29 आएगा शेष। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 29 माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 26। इस 26 को फिर जो है 18 से भाग दे देना है, तो 18 कम 18 और यहाँ शेष बचा क्या हमारा 8। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन। क्लियर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे इसको कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करें और उसके बाद फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए आ गया ना, अभी गुणनखंड हम लोग पढ़े थे, यहाँ सार्व गुणज आ गया, गुणनखंड और गुणज आ गया। तो चलिए आपको वहाँ पे गुणनखंड के बारे में तो पता है, जिस जिस संख्या से उस
गुणनखंड क्या बताया मैंने कि जिस जिस संख्या से उस संख्या में भाग पूर्णतः लग जाए वो उसका गुणनखंड होता है। यहाँ पे गुणज की बात करते हैं तो गुणज वो संख्या होती है जो उसके टेबल में आता है। जैसे हम लोग 4 का गुणज की बात करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस तरह से जहाँ तक जा सकते हैं ये बढ़ता जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे छोटा गुणज वो संख्या खुद होता है और सबसे बड़ा गुणज हम लोग के लिए निकालना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बड़ी संख्या निकालना नामुमकिन है तो अक्सर इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे छोटा ही पूछा जाता है। तो अब 2 नंबर यहाँ पे जैसे 8 का बात करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हम लोग आगे क्यों जाएंगे, देखिए यहाँ 8 और 16 2 कॉमन आया, लेकिन हमारा सबसे छोटा क्या है 8, तो ये इसका सार्व गुणज, सबसे छोटा सार्व गुणज हो गया। क्लियर है, तो हम लोग को इसी तरह से निकालना किसका किसका है, 36 का, 54 का और 60 का। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका, अब यहाँ पे हम लोग 36 का पूरा टेबल लिखेंगे, 54 का, 60 का, तो ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके में बताता हूँ। क्या करना है, 36 का इस तरीके से हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 18 बार में, 2 9 बार में, 3 से 3 बार में। हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे नंबर से ही लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है, इसी तरह से हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके से 54 का भी निकालेंगे और फिर 60 का भी निकालेंगे, सेम सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। एक सेकेंड, 54 का करेंगे तो 54 का हमारा इसी तरीके से करने पे आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। ठीक है, 60 का जब हम लोग करेंगे तो 2 दूनी 4, तिया 12, पंचे 60। आप इसको उस तरीके से गुणनखंड करके देखिएगा, सबसे छोटा नंबर इसी तरीके से आएगा। मैंने करके देखा है तब मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें से हर एक में जो सबसे बड़ा पावर होगा, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 आया, 3 पे पावर 2 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 का पावर 3 आ गया और यहाँ पे 5, 3 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको निकाल लेना है बाहर। जैसे देखिए तीनों में 2 का सबसे बड़ा पावर किस में है, ध्यान से सुनिएगा, तीनों संख्या के गुणनखंड में सबसे बड़ा पावर देखना है। 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ देखिए 2 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, यानी क्या सबसे बड़ा पावर हो गया 2 गुना 2। ठीक है, 2 का काम खत्म। याद रखिएगा इसको कि यहाँ पे भी सबको नहीं लिखना है, जितना सबसे बड़ा पावर जिसमें भी होगा एक ही बार लिखना है। 3 का सबसे बड़ा पावर देखिए यहाँ पे 2 ही बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो यानी 3 गुना 3 गुना 3 लिख लिया। अब बचा हमारा क्या 5, 5 तो अकेला ही है, तो इसको मैंने लिख लिया। ये जो संख्या गुना करके आएगा ये इन तीनों का सबसे छोटा सारगुणज आएगा। ये तरीका ध्यान से सीख लीजिए इसको, ये सबसे सिंपल तरीका है इसके सारगुणज को निकालने का। ठीक है, अब इसको या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या आगे क्या कर रहा है, इसको 90 से भाग देना है। तो या तो यहाँ 90 लिखिए, मैं और थोड़ा सिंपल करने के लिए 90 को भी तोड़ के लिख देता हूँ। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 से नहीं बनेगा, 2 गुना 3 2 तिहाई 6, 6 के बाद हम लोग क्या करते हैं 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90, इसको भी तोड़ के लिख दीजिए। आप इसको पूरे को गुना करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, फिर 90 से भाग कर सकते हैं, या फिर इसको इस 90 को ही तोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बचा क्या 2 और 3, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6। क्लियर है, ये देखिए बेसिक सारे क्वेश्चन हैं और इन सारे तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 5/2 भाग अनिल को और 1/12 भाग जो है हमीदा को दे दिया।
सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो ये 5/2 लिखा है मैंने, ये 5/2 ना होकर के 2/5 है, 2/5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1 दर्जन में 1 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 दर्जन में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 60 का 1/3 जो है वो अमिता को दे दिया, यानी 20, यानी 60, 20 जो है ये किसको दे दिया, अमिता को। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, 2/5, यानी 60 का 2/5, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से 12 बार में कटेगा और 12 दूना 24, 24 जो है वो किसको दे दिया, अनिल को दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद 1/12 भाग जो है अमीदा को दे दिया, 60 गुना 1/12, 12 पंचे 60, 5 गुना 1 5, यानी हमीदा को 5 चॉकलेट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सोनू के पास कितनी टॉफियाँ शेष बची। तो पहले उसने कितना बांटा ये यहाँ निकल गया, इसको जोड़ लीजिए, 20 + 24 44, 5 49। उसके पास था कितना टोटल, 60, 60 - 49 करेंगे तो क्या बचेगा, 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अगर पूछता कि शेष टॉफी का, यहाँ पे कहता सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने इसका 1/5 भाग अमिता को दे दिया। अगर यहीं पे कहता शेष का 2/5, तो हम लोग पहले 60 में 20 को घटाते, 40 का 2/5 निकालते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शेष अगर रहेगा तो पहले जो दे दिया उसको घटा देंगे, फिर जो बचेगा उसका 2/5 करेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश दहाई, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 112 इकाई, तो इंटू 1 इकाई है तो गुना 1 प्लस 12,000। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 12,000 प्लस 112, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12,000 प्लस 112 इज इक्वल टू 12,112। ठीक है, ये इक्वल टू के इस तरफ का हो गया, इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश दहाई, दहाई का मतलब 10 इंटू 10। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल तरीका x डालिए यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, 11 0 12 को माइनस कर देना है, क्या बचेगा, 0 0 1 1। ठीक है, 1100 बचा, 1100 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब x को हमको खाली करना है, तो 10 को इधर ला करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा, 110। ठीक है, लेकिन ये 110 जो है टोटल वैल्यू आ गया इस तरफ का। ठीक है, क्या यहाँ का क्या आ गया, वैल्यू आ गया किसका, x का, x यहाँ पे, तो x दहाई यहाँ पे नहीं, x की जगह पे क्या है 110, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे हम लोग, 110 दहाई। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको फिर से अगली वीडियो में आपके लिए ले करके आऊँगा और सिंपल तरीके में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, क्या कि 23 बोतल में दूध की मात्रा क्या होगी, जब एक ही माप की 23 बोतल में दूध की मात्रा, एक बोतल में 51 लीटर 750 मिलीलीटर है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 23 बोतल में, एक ही नाप का है बोतल, 23 बोतल में कितना, 51 लीटर
750 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। सबको मिलीलीटर में लेके आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना ml होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 51 लीटर में कितना हो जाएगा, 51,000। 51,000 और 750, तो यहाँ पे टोटल 23 बोतल में कितना हो गया, 51,750 ml। ठीक है, ये 23 बोतल में इतना दूध भरा जाता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या कि हम लोगों को कि ऐसे ही 16 बोतल में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो 23 बोतल में आपको यहाँ पे एक नियम लगाना है। 23 बोतल में इतना ml है। ठीक है, तो एक बोतल में 51,750/23। फिर पूछ रहा है क्या कि ऐसे 16 बोतल में, यहाँ से जब हमारा एक बोतल का निकल गया तो हम 16 बोतल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कटाएंगे इसको, तो ये यहाँ पे 51,750, इसको करते हैं हम लोग 51,750 में हम लोग भाग देंगे 23 से, तो ये हमारा 2250 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2250 बार में कट जाएगा और इंटू 16, फिर इसमें अगर हम लोग इंटू 16 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36,000। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2250 गुना 16, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे टोटल 36,000। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 35 लीटर, 34 लीटर, 400 ml, 37 लीटर। अब देखिए इस सब लीटर मिलीलीटर में पूछा था, हम इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml, यानी 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 36,000 ml इज इक्वल टू 36 लीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर, यानी किसी मानचित्र पर अगर आधा सेंटीमीटर का दूरी दिखा रहे हैं तो वो जमीन पर 200 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, नक्शे में तो हम लोग 200 किलोमीटर दिखा नहीं सकते हैं, तो 200 किलोमीटर को आधा सेंटीमीटर से पूरा किया जा रहा है वहाँ पे, यानी आधा सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में कह रहा है यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी क्या दूरी हमारा 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 200 किलोमीटर को मानचित्र पे हम लोग आधा सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक को क्या लिखेंगे, 1/, एक नियम लगाए, 1 किलोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 1/2/200, यही ना करते हैं। और हमको चाहिए कितना का, 1800 किलोमीटर का, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, 1800 कर देंगे। यही सिंपल सा नियम है। तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो /1 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, ये जब देखिए यहाँ पे 2 फ्रैक्शन आ जाता है, इसको पलट करके हम लोग लिखते हैं। इसका जो हर होता है वो ऊपर जाके अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, यानी यहाँ पे इसको हम लोग 1/200 लिख सकते हैं इंटू 1800। अब देखिए 0 0 यहाँ से 200 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, यानी 9/2 आया, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे इसके बाद यहाँ से देखिएगा 200, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट जो है 1/2 है, एक के लिए क्या करेंगे, इस 200 को ला करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर जो है
1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वही हो जाएगा। ठीक है, करने का तरीका बताया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना ना भूलें। अपना फीडबैक दें, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ आगे आपके लिए अच्छा करने का दिल से इच्छा होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।